जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 CA जोन में। और आज की वीडियो में जो हमारी है ये पॉलिटी स्पेशल है। इसमें हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कवर करने वाले हैं। आपको पता होगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। अगर नहीं पता है तो भाई आप लोग वीडियो देख लो और समझ में आ जाएगा कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स की क्लास। सो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारा पार्ट थर्ड में आता है। किसमें? पार्ट थर्ड में आता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में डिस्कस किया गया है आपका, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारा थर्ड पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। पार्ट्स के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो वो भी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन से कभी कभी पार्ट भी पूछ लेता है कि फर्स्ट पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में क्या है। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिए। लिंक आपको अगर हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अदरवाइज़ आप सर्च कर लेना, वीडियो को ढूंढ लेना, तो वहाँ पे आपकी जो प्लेलिस्ट है उसमें टैग मैंने कर दिया है ऑलरेडी। चलिए यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले बात आती है, और यार देखो थोड़ी बोरियत लगेगी ना तो फिर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने ही कहा है कि क्लासेस लगाओ मैराथन की, तो मैराथन की क्लासेस हम करवा रहे हैं। ठीक है, मैराथन की तरह ही करवा रहे हैं और आपको पूरा टॉपिक एक वीडियो में कवर करवा रहे हैं। क्लासेस बंद हो गई हैं और चैनल्स पे, लेकिन हम आपको डेली क्लासेस करवा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हम करवा के दें और फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करवा रहे हैं। ठीक है, सो इसको आप अटेंड करिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ये होता है कि जब कुछ चीज़ फ्री में मिलती है ना तो उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन ये कदर आपको तब पता चलेगी जब आप एग्ज़ाम में बैठे होगे और वहाँ पर आपको जब क्वेश्चन फंसेंगे आपको याद आएंगी क्लासेस। ठीक है, कुछ नहीं करने से अच्छा है कि आप पढ़ लेते हैं। देखिए मैं तो ये नहीं बता सकता कि आपका पेपर क्या आएगा, बट जो पैटर्न और जो सिलेबस आया है एलयू की तरफ से और जो मेरे को पता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेसिस पे मैं आपको वैसे ही तैयारी करवा रहा हूँ लाइक मेरा एग्ज़ाम है। जैसे कि मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ऐसे ही मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसा वो नहीं है कि बायस्ड हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, या अपने काम के लिए या अपने व्यूज़ के लिए या अपने घंटों के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा लगता है तो चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, वीडियो को डिसलाइक कर दो, कमेंट में जो बोलना है बोल दो। लेकिन अगर डेडिकेशन है तो भाई वीडियो को पूरी अटेंड करो, देखो यहाँ पे क्या क्या बता रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं जो आपका एंट्रेंस एग्जाम से ही नहीं, आगे आने वाले दिनों में जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो भी आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ें यूज़फुल रहेंगी। ठीक है, ये खुद पर्सनल हैंड रिटन नोट्स हैं, आप देख सकते हो। मेहनत लगती है इसलिए सपोर्ट करो, और क्लास के एंड में, क्लास जब खत्म हो जाए तो ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और रिव्यूज़ कैसा लगा, रिव्यू जरूर देना अपना। ठीक है, सो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये आर्टिकल्स कुछ हैं, ये सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ऐसे याद करो हिंदी में। 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल्स सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल हैं, बाकी फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे कैन बी लिमिटेड। जब माहौल ख़राब हो तो ये भी जो है फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, बाधित कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। जब माहौल ख़राब हो तो इसमें लिमिट लग सकती है, कैन बी लिमिटेड। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्टेट एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध है, मतलब वन साइडेड डिसीजन स्टेट नहीं लेगा, और व्यक्तियों के विरुद्ध भी ये प्राप्त होता है। आप देख सकते हो SC ST 32, SC जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 से और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 से ये हमको प्राप्त होता है। पार्ट थर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पार्ट थर्ड में हमारी फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है और आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। सोर्स की बात करें तो सोर्स हमारा अमेरिका है, मतलब फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से ले रखा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जब आएगा तो अमेरिका आएगा, और जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएगा तो वहाँ पे रशिया होता है। इसमें देखते हैं हम क्या क्या है, तो ये आपको दिखेगा, ये कुछ इसमें आर्टिकल्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट मैं बात करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल आएगा आपका राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक। ठीक है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 तक, राइट अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स तो 29 से 30 तक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इंपॉर्टेंट है ये, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 में है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। आर्टिकल 32 को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके देखने लायक है वो ये
कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब हमारा फंडामेंटल राइट ना होकर लीगल राइट है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ लीगल राइट। फ्रॉम विच आर्टिकल? सो फ्रॉम 300A, ठीक है। पहले ये 19IF आर्टिकल में था, लेकिन अब इसको 300A आर्टिकल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और इसको लीगल राइट बताया गया है, ना कि फंडामेंटल राइट, ठीक है। और अमेंडमेंट की बात करें तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये 44th अमेंडमेंट 1978 वाला जो है, इससे आपको अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। और यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, मैंने आपको बताया क्या है, लीगल राइट है। एक ट्रिक बता दूं आपको कि 42nd अमेंडमेंट जब पूछेगा ना तो 19 क्या आएगा 76, जैसे कि मैं आपको बताऊं अभी पिछली कि 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। एंड 44th अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। कैसे आपको याद रखना है, देखिए 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 एंड 4 + 4 क्या हो जाएगा 8, तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है, कौन करती है, सांसद, मतलब पार्लियामेंट जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट संशोधन कर सकती है। अगेंस्ट द स्टेट भी प्राप्त है और अगेंस्ट द सिटीजन्स भी हमें फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है, ठीक है। अगेंस्ट द स्टेट का मतलब है कि आर्टिकल 12 अगर आप देखें तो वहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है। स्टेट की डेफिनेशन में बोला गया है कि स्टेट से हमारा मतलब है यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, संघ कार्यकर्ता जिसे बोलते हैं, संघ कार्यकारी, पार्लियामेंट, सांसद, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पंचायत। स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब जिसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर या पंचायत से कोई इन्वॉल्व हो, और नगर पालिका, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट, ONGC या LIC जैसी PSU जो होती हैं उनसे इन्वॉल्व हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो यहाँ पे स्टेट का आपको मतलब पता चल गया। तो यहाँ पे हमें स्टेट और सिटीजन दोनों के ही अगेंस्ट में फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं। आर्टिकल 13 की बात करें तो पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव एक्ट, ऑर्डर, रूल, नोटिफिकेशन के थ्रू इनको यहाँ पे जारी कर सकती है, कुछ भी एक्शन ले सकती है। अगर यहाँ पे कुछ वायलेट हो रहा है तो पार्लियामेंट यहाँ पे एक्शन ले सकती है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इट कैन बी डिनाइड एक्ट्स, ऑर्डर्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको डिनाई भी कर सकता है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। बाय अमेंडमेंट कैन नॉट ऐड एनी एक्ट विच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स ऐड तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उससे वायलेट नहीं होना चाहिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वही ही रहना चाहिए, लेकिन हम फंडामेंटल राइट्स से अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी अदर पर्सन का या किसी अदर कैटेगरी का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है राइट टू इक्वालिटी। अब यहाँ से हमारा शुरू हो गया है, तो राइट टू इक्वालिटी बस आपको देखिए ऊपर ऊपर देखना है, ध्यान रखना है कुछ कुछ चीज़ें, और मैंने आपको बता ही दिया है कि इन्फॉर्मेशन बेसिक क्या है। तो राइट टू इक्वालिटी में 14 जो है 14 आर्टिकल बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने लिया है अमेरिका से, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने लिया है ब्रिटेन से। वर्ड्स का ध्यान रखिएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये लिया है हमने अमेरिका से, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने लिया है ब्रिटेन से। 15 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ओरिजिन एंड यहाँ पे इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये सिटीज़न ऑफ इंडिया के लिए है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 15, 16, 19, 29, 30 ये सब जो है सिर्फ इंडियंस के लिए है। 16 वाला जो है 16th, इसमें आपका दिया गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, एक इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ये सब कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने। 15 में आपका दिया गया है क्या, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 14 में इक्वलिटी ऑफ लॉ, और इक्वलिटी ऑफ लॉ लिया गया है अमेरिका से, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। अमेरिका ब्रिटेन अलग अलग है ना, इतना तो पता ही आपको। और 16 वाला जो है इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। रिलीजन, बर्थ प्लेस, मूल वंश, ओरिजिन या ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स या एबोरिजाइंस की बात करते हैं तो जेंडर, रेसिडेंस, इन सब में से इन सब के बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। 17 आर्टिकल अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 17 आर्टिकल, जिसमें अनटचेबिलिटी की बात आती है, एबॉलिशन की बात आती है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 इसमें दंड का प्रावधान है, 35 आर्टिकल से आपको यहाँ पे दंड दिया जाएगा, लेकिन आर्टिकल 17 क्या है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी
अपने आप से नहीं कि आप राजा महाराजा लगा लो अपने नाम के आगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एजुकेशन या मिलिट्री पर्पस से जैसे कुछ आपका काम हुआ है और वहाँ पे आपको वो टैग मिला है, तो आप जैसे कुछ स्टडी है, एकेडमिक्स है, डॉक्टर और प्रोफेसर, इंजीनियर या साइंटिस्ट जैसा टैग आप लगा रहे हो, आपने वो खुद अर्जन किया है, मतलब अर्जित किया है, आपने मेहनत की है, तब आपको ये सब टैग्स मिले हैं, तभी आपको यहाँ पे ये आप टैग यूज़ कर पा रहे हो। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपने आप से महाराजा एक्सेट्रा का टैग वगैरह नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम, तो यहाँ पे नागरिक आप देख सकते हो, सेकंड जो है सिटीज़न, नागरिक जो है विदेशी राज्य से स्वीकार भी नहीं बिना प्रेसिडेंट के मंजूरी। विदेशी भारत में नौकरी जो है, अगर आपको विदेशी भारत में नौकरी करनी तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आप नहीं ले सकते हो, अगर आपको फॉरेन में जाके वो नौकरी करनी है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, क्या है 19, 20, 21, 22 ये सब आर्टिकल्स आते हैं राइट टू फ्रीडम में। 19 की बात करें, इसमें 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, याद रखना है आपको, सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकंड इज़ राइट टू कलेक्ट एंड असेंबली, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता और कहीं भी खड़े होने या जमा होने की स्वतंत्रता। राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, किसी संघ को फॉर्म करने की, बनाने की स्वतंत्रता। और राइट टू मूव, कहीं भी इधर उधर जाने की अधिकार है ये, स्वतंत्रता और अधिकार इज़ राइट। राइट टू रिसाइड एनीवेयर, कहीं भी आप रह सकते हो। राइट टू बाय प्रॉपर्टी, कहीं भी आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। राइट टू एक्सेप्ट स्टेट एम्प्लॉयमेंट या स्टार्ट एम्प्लॉयमेंट, और कहीं भी आप जो है नौकरी वगैरह स्टार्ट कर सकते हो या फिर रह सकते हो। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कुछ 19 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक ट्रिक यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, तो नेता ने भाषण दिया, भाषण से स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सभा इकट्ठा हुई, जब भाषण दिया नेता ने तो सभा इकट्ठा हुई, सभा मतलब असेंबली बन गई, ठीक है। तो भाषण से स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सभा से क्या हो जाएगा आपका असेंबली, पार्टी से यहाँ पे कहीं भी आप प्रॉपर्टी में जा सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब ले सकते हो, कोई भी पार्टी बना सकते हो। और फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन मतलब पार्टी बना सकते हो। मूव करेगा, घूमेगा, ठीक है, मूव मतलब मूव कर सकते हो आप, ये देख सकते हो यहाँ पे ये वाला, ठीक है, मूव कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे अगर बात करें तो ये नीचे वाला जो दिया है, मूव के बाद हो गया रिसाइड एनीवेयर, तो घूमेगा, रहेगा कुछ दिन और कुछ संपत्ति भी खरीदेगा वहाँ पे और फिर वहाँ पे नौकरी करेगा, ठीक है। तो ये आपको इस ट्रिक याद रख सकते हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट आपका है ये 21 आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जब आप कोई अपराध कर देते हो, गलत इंजाम लगता है तो आपको भी कुछ संरक्षण दिया जाता है, और सही इंजाम लगता है तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। सो ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करना, ठीक है। 20 का फर्स्ट आर्टिकल बोलता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, कार्य करने के बाद, ठीक है। 20 के 1 में हमें ये दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिलता है। जैसे कि पेन चुराया 22 सितंबर को, सपोज लॉ है कि 6 मंथ्स का जेल होगा, ट्रायल में है दोषी 20 दिसंबर, अगर 12, अब फिर जैसे इसने 22 सितंबर को चुराया लेकिन 20 दिसंबर को जो है वही जो उसमें अमेंडमेंट हुआ और फिर वहाँ पे जो लॉ था उसने कहा कि नहीं 6 महीने नहीं 12 महीने की कर देंगे। सो जो इसको सुनाया जाएगा, जो सज़ा सुनाई जाएगी वो ये, जब इसको जेल हुई थी सितंबर में, तब जो लॉ था 6 मंथ का जेल, तो वही इसमें 6 मंथ का जेल ही उसको होगी, ठीक है। ये समझ गए होगे आप कि मैं क्या बताना चाह रहा। 20 का 2 जो है वो दोहरे दंड से संरक्षण है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डुअल जियोपार्डी, सज़ा कटने के बाद या सज़ा काटने के बाद दोबारा नहीं सज़ा दिलवा सकते हैं एक ही केस में। जैसे कि कोई केस है उसमें आपने सज़ा जो थी 6 मंथ की जेल या 7 मंथ की जेल या 7 महीने या 7 साल की जेल, तो वो 7 साल की जेल अगर आपने काट ली है तो बस आपका वहाँ पे जो सज़ा थी वो मिल चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि उसी सज़ा के लिए आपको फिर से वहीं 7 साल की जेल होगी, ऐसा नहीं है। डिफरेंट कंडीशंस भी होती हैं इसमें, सो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 20 के 2 में दोहरे दंड से संरक्षण हमको मिलता है। 20 का 3 अगर देखें तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, अपनी इच्छा से बता सकते हैं, खुद से ज़बरदस्ती कबूल नहीं करवा सकती है पुलिस, ठीक है। तो 20 के 3 में ये आपको राइट्स एक अंदर से भी सेल्फ रिलायंस देता है, ठीक है, मतलब आप में खुद में विश्वास कराता है कि आप अगर पुलिस के सामने कभी पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपके राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या आपको राइट्स हैं। वो बात अलग है अगर आपने कुछ ज़्यादा 3-5 किया तो भाई पुलिस कहेगी कि
अच्छा तो मेरे को सिखाओगे, मेरे को संविधान बताओगे, वो बात अलग है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है 20 के थर्ड में बोला गया है कि अगर आप अपनी इच्छा से बता रहे हैं तब तो ठीक है, ज़बरदस्ती आप पर कोई भी पुलिस कुछ भी कार्रवाई या कानून नहीं लागू कर सकती। मतलब कानून तो लागू कर सकती है बट आपसे जैसे उगलवाने की बात होती है ना, तो वो ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। कानून तो यार लागू करेगी, ज़बरदस्ती करेगी, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो पुलिस तो कानून लागू करेगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने कि कानून तो लागू करेगी पुलिस, लेकिन वो जो है अपनी इच्छा से, जब जैसे बात होती है कि सज़ा मनवाने की, तो एक जो क्रिमिनल है वो सज़ा कब मानेगा, अपनी इच्छा से मान सकता है, उसको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। मेथड्स होते हैं डिफरेंट कि हाँ आपको कैसे बताना है, कैसे पूछना है, तो उस तरह से आप वहाँ पे उससे आपको जानना होता है कि वो बंदा या बंदी जो है वो क्रिमिनल है या नहीं है। 21 आर्टिकल देखें तो 21 आर्टिकल में हमें मिलता है सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जब प्राइवेसी की बात आती है तब भी यहाँ पे 21 आर्टिकल को याद किया जाता है। फ्रीडम जो है, रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लग सकते हैं, लिबर्टी नॉट रेस्ट्रिक्टेड। फ्रीडम जो है, फ्रीडम और लिबर्टी में क्या डिफरेंस है, तो फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो लग सकते हैं, लेकिन लिबर्टी पे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और यहाँ पे कार्यपालिका के विरुद्ध या विधायिका के नहीं, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव के विरुद्ध होता है लेकिन लेजिस्लेटिव के नहीं। यहाँ पे कानून बना सकती है, लॉजिकल होना चाहिए, पर तभी यहाँ पे जो विधायिका है, लेजिस्लेटिव है, वो कानून बना सकती है। एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट से रिलेटेड भी वीडियो डाल दूंगा, लेकिन आपको ये बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है ये सब भी आपको याद करना है, याद रखना है। और वीडियो को अगर आप चाहें तो वापस से देख सकते हैं रिवाइज करने के पर्पज़ से, या फिर आप जो है इसको नोट भी करते चलिए साथ में, तो आपको फ़ायदा होगा कि आप बाद में रिवाइज कर सकते हो। 86 अमेंडमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन का है, 2002 में आया था, और 6 से 14 साल के बच्चों को जो है पढ़ने का अधिकार है, एजुकेशन गेन करने का अधिकार है फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टेट जो है, राज्य जो है वहाँ पे प्रोवाइड करेगा उसको एजुकेशन। 86 अमेंडमेंट 2002 से राइट ऑफ एजुकेशन हमें प्राप्त है। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दिया हुआ है कि 22(1) में दिया हुआ है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। ये सब आप जो है बस एक बार जान लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर का ध्यान रखिएगा कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 22 में दिया गया है। 22 के 1 में बताया गया है, मैं तो आपको डिटेल में ही करवाऊँगा क्योंकि कुछ भी आ सकता है। सो आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो डिटेल में ही करना चाह रहे होंगे, राइट। सो इसलिए मैं तो डिटेल में ही करवा रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा स्वादानुसार आप जो है यहाँ पे नमक वमक डाल सकते हो, ठीक है, मतलब क्लास को अटेंड कर सकते हो। बहरहाल 22 का 1 में हमें देखने को मिलता है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। पुलिस अगर आती है आपको और गिरफ्तार करती तो आपके पास अधिकार है कि मेरे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, मेरी सज़ा का कारण बताओ, तो बताएगी पुलिस, आपको वारंट देगी, ठीक है। कई केस में ऐसा होता है कि उठा के लेके चली जाती है, वारंट कुछ नहीं भाई, चलो बस। तो रुचि सेकंड वाला जो है 22 का सेकंड, रुचि के एडवोकेट परामर्श का अधिकार। अब जब आपको जैसे जेल में बंद कर दिया आपको, तो आपके पास अधिकार है 22 आर्टिकल 22 के सेकंड पार्ट से, 22 आर्टिकल के सेकंड पार्ट से आपको अधिकार है कि आप जो है अपनी इच्छा अनुसार कोई एडवोकेट अपने लिए चुन सकते हो अपनी पेशी वगैरह लड़ने के लिए, और जो है अपना जो भी केस है वो लड़ने के लिए 24। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, कभी आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेना तो पहले तो ये समझ लेना कि 24 घंटे के अंदर आपको पुलिस कस्टडी, मतलब जो है पुलिस अपनी जेल के अंदर नहीं रखेगी। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने मतलब पेश कर देगी, जेल में रखेगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे मजिस्ट्रेट फिर आपसे पूछेगा, देन आप वहाँ पे आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने यहाँ पे ले जाना होता है, ठीक है। तो 22 के थर्ड आर्टिकल में ये दिया है कि 24 घंटे के से ज़्यादा पुलिस कस्टडी नहीं करेगी, और 24 घंटे के अंदर मतलब 24 घंटे के अंदर ही यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने लाना होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23 और 24 से हमें देखने को मिलता है। 23 आर्टिकल में बलात् श्रम जो होता है, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, स्लेवरी, ये सब जो है एक्सप्लॉयटेशन में आता है। बलात् श्रम मतलब लेबर, जो चाइल्ड लेबर होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानवीय तस्करण ये बोलते हैं, और फोर्स लेबर ज़बरदस्ती काम करवाना किसी से, और स्लेवरी मतलब किसी को बंदी बनाना या फिर किसी को गुलाम बनाना ज़बरदस्ती,
ये सब जो है एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध है। ये क्राइम माना जाता है, एक वायलेशन है। पार्लियामेंट जो है यहाँ पे डिसाइड करेगी कि आपको क्या दंड देना है, क्या दंड नहीं देना है, ठीक है। 1976 में बंधुआ मजदूरी जो है प्रणाली अधिनियम आया था, उन्मूलन अधिनियम। 1976 बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम। 23rd का 2 देखें तो एक्सेप्शन है, स्टेट कुछ जगह करवा सकती है, एक्सप्लॉयटेशन स्टेट कुछ जगह करवा सकती है, लेकिन पॉजिटिव एक्सप्लॉयटेशन होगा, ऐसा नेगेटिव नहीं। 24 है चिल्ड्रेन ऑन जॉब इज़ रेस्ट्रिक्टेड। 14 ईयर्स के बिलो जो हैं चिल्ड्रन, बच्चे, उनका जो है रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। 24 आर्टिकल में ये बोला गया है कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर नहीं करवाया जाएगा और चाइल्ड को अपना यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, मतलब जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, और चाइल्ड को जॉब पर रखना ये रेस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 24 से अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25, 26, 27, 28 में दिया गया। ये सिटीजन और फॉरेनर दोनों को प्राप्त है। सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष है। जो इंडिया है उसका रिलीजन क्या है? सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष। कोई भी जो है रिलीजन हाई नहीं है, कोई भी रिलीजन लो नहीं है, सब जो है इक्वल पे है, ठीक है। तो ये कहता है सेक्युलरिज्म है कि पंथ निरपेक्ष, हम किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन सभी धर्म को मानते हैं, ठीक है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ये जो है सेक्युलर का मतलब होता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस की बात करें तो 25 आर्टिकल में है ईश्वर को मानने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, धर्म का प्रचार, ये सब जो है रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। कौन से? जो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, धर्म का प्रचार है, ईश्वर को मानने की स्वतंत्रता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस है, ये सब जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस नहीं, यहाँ पे सिर्फ 25 जो है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड धर्म का प्रचार, ये 3 आर्टिकल जो है रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कब किया जा सकता है? जब हेल्थ, पब्लिक रिलेशन और मोरालिटी में इनका अगर कुछ लॉस हो। सपोज आप कुछ कर रहे हो और किसी की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी सोसाइटी में किसी की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आप पब्लिक रिलेशन में कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, लड़ाई दंगे करवा रहे हो, है ना, तब जो है ये सब यहाँ पे स्टेट एक्शन ले सकती है और पार्लियामेंट जो है आपको सज़ा देगी। 25 के 2 आर्टिकल में बताया गया है कि पार्लियामेंट जो है इस पर कुछ भी कानून बना सकती है। 26 में धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है, आप जो है कुछ भी भंडारा वगैरह करवा सकते हो, ठीक है, गाना वाना जो होता है भंडारा, और एक वो क्या अभी नाम नहीं आता, जागरण करवा सकते हो। तो ये आपको धार्मिक ये कार्यों की स्वतंत्रता जो है 26 आर्टिकल में दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं तो 27 में टैक्स दिया हुआ है, पर्टिकुलर धर्म की वृद्धि के लिए ज़रूरी नहीं है, बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आप मन मर्जी से अपना जो है टैक्स वगैरह या कुछ भी दान दक्षिणा दे सकते हो। 28 आर्टिकल में आपको एजुकेशन लिबर्टी, ये सब आर्टिकल आपको बस एक बार देख लेने हैं, बाकी इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको देख लेना है, अभी आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ये हमारा लिबर्टी है, और यहाँ पे हमको लिबर्टी मिलेगी। और 28 के 1 में स्टेट फंडेड रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा सकेगी, मतलब जो स्टेट के द्वारा फंड किए जाते हैं जिन कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशन को, वो वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी किसी पर्टिकुलर रिलीजन्स की। और यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये आपका 28(1) में आता है। 28(2) की बात करें तो इस्टेब्लिश्ड बाय एंडोमेंट तब दी जा सकती है जब जो है चंदा इकट्ठा करके कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया हो, ठीक है। चंदा इकट्ठा करके सपोज आपने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्कूल खोला, वहाँ पे आप जो है अपनी धार्मिक किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर शिक्षा दे सकते हो, लेकिन जिसको दोगे शिक्षा वो भी अपने मन मर्जी से ले, आप उसे बाध्य नहीं करोगे, ठीक है, अदरवाइज तालिबानी कहलाओगे, है ना। बहरहाल 28 का 3 जो है संस्थान राज्य से मान्यता प्राप्त वित्त पोषित धार्मिक आसना में बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप किसी को फोर्स कर दो। 28 का 3 कहता है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, अगर वो खुद से मान रहा है, स्वयं से मान रहा है, तब ठीक है। गार्जियंस ने स्कूल को आदेश दे दिया है कि नहीं, इसको आप करवाइए जैसे तैसे, इस धर्म के बारे में बताइए और यहाँ पे सब चीज़ बताइए इसको, इस रिलीजन से कनेक्टेड, तब आपको बाध्य किया जा सकता है स्कूल के द्वारा, लेकिन आपके गार्जियंस की परमिशन के बाद ही। 29 में धर्म और भाषा 2 स्तर
के आधार पर माइनॉरिटी माना जाता है, ठीक है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जैसे SC ST है और जनरल है OBC है, तो कैसे डिसाइड होता है कि यहाँ पे कितना किसको रिजर्वेशन दिया जाएगा? ये जो है आपका किसके आधार पर होता है? धर्म और भाषा के आधार पर। दो स्तर हैं। सपोज़ जैसे OBC हैं तो इनकी अगर जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इनको जो है मेजॉरिटी दे दी जाएगी, और SC ST हैं या जैसे सपोज़ SC वाले हैं, अब इनकी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होती तो इनको मेजॉरिटी में काउंट किया जाता, ना कि माइनॉरिटी में। लेकिन अभी इनकी जो है पॉपुलेशन कम है, इसलिए इनको यहाँ पे माइनॉरिटी, तो जो है पॉपुलेशन के आधार पर भी यहाँ पे देखा जाता है कि मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी। हिंदू जो है 80% है, इसलिए माइनॉरिटी नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा है हिंदू की, इसलिए यहाँ पे देश के स्तर पर होगा, राज्य के स्तर पर नहीं होगा ये चीज़। देश में पूरा मतलब देखा जाएगा कि आपका कितना पॉपुलेशन है हर एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर, कैटेगरी को लेकर, भाषा कौन सी यूज़ होती है, ठीक है। तो ये सब अब यहाँ पे बात करें तो 29(1) ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। SC ST को SC मतलब सुप्रीम कोर्ट में होता है, या बच्चे को काम कराया जाता है, या बच्चे को एजुकेशन नहीं दी जाती है, या आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है, रिजर्वेशन के मामले में अगर कुछ रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर अप्लाई कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे आपके लिए एक्शन लेगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है। और हाई कोर्ट भी यहाँ पे एक्शन लेगा, ठीक है। दोनों ही, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही। अब देखिए ये रेट्स होती हैं, रेट्स आपको याद रखनी है। 5 तरीके के रेट्स होती हैं। पहला होता है हैबिस कॉर्पस, सेकंड होता है मैंडेमस, थर्ड होता है प्रोहिबिशन, और जो बता दूं और होता है यहाँ पे सर्टियोररी एंड क्यो वारंट। 5 तरीके की रेट्स होती हैं। अब देखते हैं ये रेट्स में जो है क्या क्या आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हैबियस कॉर्पस जो है, इसमें बोला जाता है कि गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर जज के सामने आपको लाना है, हैबियस कॉर्पस। मैंडेमस जो है वो लोक अधिकारी कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है जब सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा ये रेट, ठीक है। जब कोई पब्लिक ऑफिशियल है और अपने जो है काम नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, तब मैंडेमस लगती है, सुप्रीम कोर्ट ये भेजता है, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि न्यायपालिका के विरुद्ध ये जो है होता है और केस जिला न्यायालय के बाहर का है तो सुप्रीम कोर्ट जाके बोल सकते हैं कि इस न्यायालय का मैटर नहीं है, तो आदेश देगी सुप्रीम कोर्ट। मतलब सपोज़ आपका कोई केस है, आप यहाँ पे रहते हो और यहाँ पे दूसरा प्लेस है, आप यहाँ पे गए और यहाँ की जो कोर्ट है उसने एक्शन लेना शुरू कर दिया कि इन्होंने, आपने जो है ये पर्सन ऐसा ऐसा दोष किया है, ऐसा ऐसा क्राइम किया है, तो ये जो कोर्ट है ये बोल सकती है कि ये जो पर्सन है ये हमारी कोर्ट में आता है, मतलब हमारे एरिया से बिलोंग करता है, इसका जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हमारे अंडर में है, तो आप इसमें यहाँ पे दखल अंदाजी मत करिए। ये जो पर्सन ने जो भी किया है उसको हम ही यहाँ पे क्या करेंगे, दंड देंगे, या देखते हैं कि क्या कैसे इसने किया है, तो हम ही यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो प्रोहिबिशन ये कर सकता है, ये होता है प्रोहिबिशन। 5th अगर देखें यहाँ पे, 4th यहाँ पे कहाँ गया भैया, 4th ये है सर्टियोररी।
तो जिला न्यायालय ने सज़ा भी सुना दी जबकि उसका मैटर नहीं था, तब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सज़ा भी सुना दी और उसका मैटर नहीं था, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर था, तो हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और बोल सकते हैं। तो ये है सर्टियोररी। क्यो वारंटो, यहाँ पे मेन आपको ध्यान रखना है कि 5 तरीके की रिट्स होती हैं, 32 आर्टिकल्स में होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हमारी हैं, और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मैंने स्टार्टिंग में गलत बता दिया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपका 42nd अमेंडमेंट को बोला जाता है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए थे, दैट्स वाई। ठीक है, तो 5th यहाँ पे देखिए क्यो वारंटो है, व्यक्ति गलत माध्यम से सरकारी पद, अगर आपने गलत तरीके से कोई नौकरी ज्वाइन कर ली और वहाँ पे जब अगर आपका इन्वेस्टिगेशन होता है आपकी नौकरी के लिए कि कैसे क्या हुआ, इन्होंने कैसे ज्वाइन करा, क्या लेटर है, क्या ज्वाइन लेटर है, किसने जारी किया, कौन अधिकारी था जिसने आपको अपॉइंट किया, तो वहाँ पे आपका क्यो वारंटो ऐसे केस में जारी होती है, ऐसे केस में ये रिट जारी होती है। 35 जो है आर्टिकल, सांसद जो है बनाएगी कानून, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। यहाँ पे सांसद जो है पार्लियामेंट कानून बनाएगी, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर कानून नहीं बनाएगी। और कुछ अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको जानना है, जो कि है इलेक्शन कमिश्नर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पर। इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट पासिंग बिल। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्लियामेंट द्वारा यहाँ पे हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड फैक्ट्स थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप सो आपने पूरा अटैम्प्ट किया होगा। और स्टार्टिंग में थोड़ा गलती हो गई थी यार, वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd को बोलते हैं 1976, और ये जो है हमारा आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का, इसको हम बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि BR अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला था। अपना रिव्यू ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत।